हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है, इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? हम लोग इस वीडियो में नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। वो टॉपिक है हमारा क्या? न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग सुन के थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे। ठीक है, न्यू कंजर्वेटिव ये कहाँ से बीच में आ गया? हम कुछ और पढ़ रहे थे, बहुत ही कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। देखिए, एक बार फिर से स्टार्टिंग से पूरा लिंक समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा न्यू कंजर्वेटिव क्या है और क्यों पढ़ना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, क्यों पढ़ना है वो भी बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि न्यू कंजर्वेटिज्म है क्या, कंजर्वेटिव्स क्या है और उसका नेशनलिज्म इन यूरोप पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट हुआ होगा। ये सब सारा चीज़ मैं अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे पिछले वाले वीडियो में हम क्या डिस्कस किए थे? हमने मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म स्टार्ट किया था। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म स्टार्ट किया था। उसमें हम लोग जो सोसाइटी देखा था, तो सोसाइटी में दो क्लास हम लोगों ने देख चुके थे, एरिस्टोक्रेट और दूसरा मिडिल क्लास देख चुके थे। हमने देखा कि वहाँ पे जो सोसाइटी है, यूरोप में जो सोसाइटी है, एरिस्टोक्रेट और ये मिडिल क्लास थे। और एरिस्टोक्रेट के पास पूरा पावर था। मतलब उनको मतलब मिडिल क्लास उनको अपोज करती थी। वो मिडिल क्लास चाहते थे कि जो भी उनको प्रिविलेज दिया जा रहा है, ठीक है, जो भी उनको प्रिविलेज दिया जा रहा है वो सारा सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो मिडिल क्लास जो चीज़ पे अपोज करी थी वो किस बेस पे अपोज करी थी? वो एक आइडियोलॉजिकल बेस पे अपोज करते थे। ठीक है, जो आइडियोलॉजी थी, क्या थी आइडियोलॉजी? लिबरल आइडियोलॉजी थी। क्या, कौन सी आइडियोलॉजी पे मिडिल क्लास अपोज करती थी? तो लिबरल आइडियोलॉजी पे वो अपोज करती थी। ठीक है, यहाँ तक हमने उन्हें देख चुके थे। लिबरल नेशनलिज्म हमने पिछले वीडियो में ही देख चुके हैं। अब हम पढ़ रहे थे कि सोसाइटी कैसी थी। उस समय हम सोसाइटी का एक हिस्सा देख चुके थे, एरिस्टोक्रेट और मिडिल क्लास। अब हम दूसरा हिस्सा देखने वाले हैं, न्यू कंजर्वेटिज्म वाला। ठीक है, न्यू कंजर्वेटिज्म वाला हम लोग हिस्सा देखने वाले हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि नेपोलियन थे, नेपोलियन हारते हैं, तो नेपोलियन हारने के बाद क्या है, वहाँ का पूरा सिस्टम चेंज होगा। तो हम थोड़ा सा एग्जाम्पल बेसिस में हम फ्रांस पे चलते हैं, फ्रांस से समझते हैं। पहले क्या था फ्रांस में? फ्रांस में पहले मोनार्चिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, फिर रिपब्लिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई, फिर नेपोलियन ने वहाँ पर पावर को अपने हाथ में लेकर क्या किया, फिर से डिक्टेटरशिप आ जाती है, फिर नेपोलियन हार जाते हैं। अब चीज़ें इस तरह हो गए हैं। तो न्यू कंजर्वेटिव जो है वो इसी चीज़ पे डील करता है। मतलब जो न्यू कंजर्वेटिव है इसी चीज़ पे डील करता है जो 1815 के बाद, नेपोलियन के हारने के बाद जो सिचुएशन बदली थी यूरोप में क्योंकि नेपोलियन, देखिए, एक्चुअल में नेपोलियन कहाँ से बिलोंग करते थे? वो फ्रांस से बिलोंग करते थे। लेकिन वो पूरा उत्पाद कहाँ मचा रखे? पूरे यूरोप में वो उत्पाद मचा रखे थे। तो नेपोलियन के हारने के बाद क्या चेंजेस आया था, क्या चेंजेस आए थे, वो सारा सब कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। आई होप आप लोग को पूरा लिंक कनेक्ट करवा दिया हूँ कि टॉपिक आखिर कैसे चल रहा है। ठीक है, अब हम सबसे पहले सवाल, अब आपका सबसे पहला सवाल होगा क्या? हु आर कंजर्वेटिव? ठीक है, सबसे पहला सवाल होगा, आप लोग पूछेंगे हु आर कंजर्वेटिव। एक चीज बताऊंगा साथ साथ, मैं कंजर्वेटिव के साथ साथ आई एज इज्म भी बताऊंगा आप लोग को, इज्म भी बताऊंगा आपको। ठीक है, देखो, कंजर्वेटिव वो लोग जिन लोगों की सोच ऐसी थी कि जो पुराना सिस्टम जो चला रहा, जो भी ट्रेडिशन चला आ रहा था, या कह सकते हैं कि जो राजा महाराजा वही कंजर्वेटिव होते थे। मतलब जो राजा महाराजा हैं वो कंजर्वेटिव होते थे। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम, वो मोनार्ची सिस्टम चाहते थे, वो फेड्यूल सिस्टम चाहते थे। मतलब ये लोग का मानना था कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन थे, जैसे चर्च, मोनार्ची, फेडरल सिस्टम हुआ करती थी, ये सब चीज़ों को सपोर्ट करते थे। इनको मानना था कि ये सब चीज़ों को फिर से रीस्टार्ट कर दिया जाए। दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म। ठीक है, कंजर्वेटिव। अब आइज्म मतलब क्या होता है? मैंने क्या बताया था? आइज्म मतलब, इज्म मतलब क्या होता है? इज्म मतलब एक आइडियोलॉजी बताता है। ठीक है, किसी चीज़ के आइडियोलॉजी बेस पे बताता है। जैसे आपने क्या, लिबरल आइडियोलॉजी, तो ये सब क्या? आइडियोलॉजी। इज्म मतलब क्या? आइडियोलॉजी बताना। ठीक है, अब जो कंजर्वेटिव की बात करें, जो कंजर्वेटिव की जो आइडियोलॉजी थी वो कंजर्वेटिज्म थी। जो कंजर्वेटिव की जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी? कंजर्वेटिज्म थी। अब जो न्यू कंजर्वेटिव बताने जा रहे हैं, न्यू कंजर्वेटिव में एक नया दौर चालू हुआ था कंजर्वेटिव आफ्टर 1850। कब चालू हुआ था? 1815 के बाद में। ठीक है, 1850 के बाद में एक नया दौर चालू हुआ था। कंजर्वेटिव का माना था कि जो भी, पहला पॉइंट क्या बता रहा है, इसमें पहले पढ़ेंगे। इसमें
ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व। इनका कहना था कि कंजर्वेटिव का मानना था कि जो भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन जैसे उसे फिर से चालू कर दिया जाए, ठीक है। साथ ही साथ उनका मानना था कि जो भी ये चाहते थे कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन फिर से चालू हो जाए, लेकिन नए तरीके से चाहते थे। मतलब जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है स्टेट का, गवर्नमेंट मतलब सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व, ये फिर से चालू हो जाए लेकिन नए तरीके से। लेकिन जो चेंजेज आया था, जो नेपोलियन ने चेंजेस किया था, वो चेंजेस को वो एक्सेप्ट करते थे। अब हम यहाँ पे एक बात, मॉडर्नाइजेशन एंड मॉडर्न प्रिंसिपल्स कैन स्ट्रेंथ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, ये एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। एग्जांपल से ये दोनों पॉइंट कि जो कंजर्वेटिव क्या थे, वो चाहते थे कि जो भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है ये सब को फिर से रीस्टार्ट कर दिया जाए। साथ साथ जो मॉडर्नाइजेशन हुआ था, मॉडर्न प्रिंसिपल्स कैन स्ट्रेंथ ट्रेडिशनल, उनका मानना था जो भी मॉडर्नाइजेशन मॉडर्न प्रिंसिपल आया था वो सारे प्रिंसिपल को वो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, जो उसके साथ। अब एग्जाम्पल में हम कैसे समझाएं आपको, तो एग्जाम्पल में हम लोग आते हैं इंडिया पे। इंडिया पे जैसे ब्रिटिश इंडिया आई थी क्या, ट्रेड करने, ठीक है। ब्रिटिशर आए थे इंडिया तो वो ट्रेड करने आए थे, ट्रेड करने आए थे, लेकिन वो आकर क्या करने लगे थे, हम लोग पे राज, ठीक है, आकर रहने लगे हम। लेकिन हम लोग क्या चाहते थे कि वो यहाँ से इंडिया में नहीं रहे, बट वो जो चेंजेस लाए थे, जो प्रिंसिपल्स लाए थे, जो चेंजेस लाए थे, उसे हम लोग ने एक्सेप्ट किया। जैसे मान लो जैसे आज ब्रिटिशर इंडिया में नहीं है, लेकिन जो जो चेंजेस लाए थे उन्हें हम लोग एक्सेप्ट किए थे। तो उस वक्त जो चेंजेज आए था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो वो चेंजेस क्या था, उन्होंने रेलवे सिस्टम को इम्प्रूव, रेलवे लाई, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव किया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव किया था, कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया था। तो वो चेंजेस को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया था। तो ये जो कंजर्वेटिव्स थे ये चाहते थे कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन था इसको फिर से स्टार्ट किया जाए, बट साथ साथ जो चेंजेस था, जो नेपोलियन के द्वारा जो चेंजेस आया था, जो मॉडर्न प्रिंसिपल ये सब क्या था, वो हमारे कंजर्वेटिव्स को वो क्या करेगा, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को वो और मजबूत करेगा। एग्जाम्पल में मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ये तो यहाँ पे वैसे ही कंजर्वेटिव का भी है, वो चाहते थे कि हमारी पावर वापस से आ जाए, हम वापस से मोनार्चियल फॉर्म गवर्नमेंट ले आए और हम वापस से चर्च को पावर दे दें। लेकिन जो चेंजेस जो मॉडर्न प्रिंसिपल आए थे उसे हम एक्सेप्ट करेंगे, क्यों, उससे और हमारा जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट है वो और मजबूत कर सकेंगे, इसलिए उससे जो भी चेंजेस आए थे वो एक्सेप्ट करेंगे। एग्जाम्पल में मॉडर्न आर्मी जैसे बताया, जो हम लुईस फिलिप्स जो मॉडर्न आर्मी के अडॉप्ट किया था, ठीक है। क्यों, देखिए लुईस फिलिप या लुईस 16 ये सब बोर्बन डायनेस्टी के राजा थे, ठीक है। एडॉप्ट किया था जो, क्योंकि उन्होंने दिख रहा था कि ये इन्हें जो भी ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशन है जैसे मोनार्ची, उसे और स्ट्रांग बनाएगा। जो चेंजेस आया है मोनार्ची सिस्टम को वो और स्ट्रांग बनाएगा, उसे और बहुत ही मदद मिलेगी, ठीक है। अब क्या होता है इसी बीच 1815 के बाद, ठीक है, लेपोनियन वाज डिफीटेड, यूरोपियन पावर्स मेट एट वियना, ठीक है। अब क्या होता है इस बीच में, 1815 में नेपोलियन बोनापार्टे हारते हैं। तो हारने के बाद क्या होता है, जितनी भी यूरोपियन पावर थी जैसे ब्रुशियल, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रसिया, ये जो जीते हुए एम्पायर थे, उन्होंने क्या किया, एक मीटिंग बुलाई थी वियना में, ट्रीटी ऑफ वियना में एक मीटिंग बुलाई थी। और इस मीटिंग के जो होस्ट किए थे वो ऑस्ट्रेलियन चांसलर, द वीना कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूमेट्रिन, ठीक है, ड्यूमेट्रिन। ये ड्यूमेट्रिन ये इस मीटिंग के क्या थे, होस्ट किए थे। इस मीटिंग को वो उन्होंने होस्ट किया था। मीटिंग करने के बाद क्या डिसाइड हुआ था, इस मीटिंग क्यों बुलाई गई थी, ठीक है। मीटिंग में क्या, मीटिंग में सब्जी पूड़ी और मिठाई के लिए नहीं, मीटिंग में ये मीटिंग बुलाई गई थी कुछ डिसीजन लेने के लिए। मीटिंग करने के बाद क्या डिसाइड हुआ कि जो भी चेंजेज हुए हैं, खासकर नेपोलियन वार पीरियड रहा, जो नेपोलियन टाइम के पीरियड में जो भी चेंजेस हुआ है, जो सब कुछ उलट पुलट करके रख दिया है, उस नेपोलियन वार पीरियड में सब कुछ उलट पुलट हो गया था, ठीक है। सारा का सारा नेपोलियन वार पीरियड में उस टाइम क्या हुआ था, जो चेंजेज हुआ था वो सारा चेंजेस को रीस्टोर कर लिया जाए। वहाँ से ट्रीटी साइन होती है, ठीक है, वहाँ पे एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है। ट्रीटी मतलब क्या होता है, एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, हिंदी में बोले तो संधि, और एग्रीमेंट, ट्रीटी मतलब एग्रीमेंट साइन किया था इन 1850 में। वो क्या एग्रीमेंट था, ट्रीटी ऑफ वियना। पहला पॉइंट, बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर। वो उस एग्रीमेंट में क्या हुआ कि जो भी बर्बन डायनेस्टी जो यूरोप में चला आ रहा था, फ्रांस में जो चला आ रहा था, बर्बन डायनेस्टी फ्रांस में जो चला आ रहा था, उसको फिर से रिस्टोर कर दिया जाए, फिर से उसको पावर में आ दिया जाए, ठीक है। अब
अब दूसरा पॉइंट क्या हो रहा है, फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरी एनेक्स अंडर नेपोलियन। मतलब पॉइंट अब आप बोलेंगे कि फ्रांस को क्यों सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। नेपोलियन तो फ्रांस से था, तो फ्रांस के नेपोलियन को हराने के बाद, नेपोलियन तो खुद फ्रांस का था, लेकिन वो फ्रांस को क्यों सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। कंजर्वेटिव लोग फ्रांस से क्यों कर रहे थे, तो इनके कारण सपोर्ट कर रहे थे। क्यों, बर्बन डायनेस्टी से, क्योंकि वो लोग बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और वो चाहते थे कि फिर से फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी का पावर आ जाए, जिसके कारण से वो चाहते थे कि मोनार्ची को वो सब कि वो वो फिर से चाहते थे मोनार्ची सिस्टम को वो सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। वो फ्रांस के लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कंजर्वेटिज्म जो है वो फ्रांस के लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो मोनार्ची फॉर्म को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। फ्रांस ने नेपोलियन के अंडर में जितनी भी थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, ट्रेटिस वेयर गिवन टू प्रूसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया, प्रिंसिया। मतलब फ्रांस में नेपोलियन के अंदर जितनी भी ट्रीटीज जीता था, जितनी भी ट्रेटरी नेपोलियन के अंदर आई थी, वो सारे का सबको छुड़ा लिया गया, ठीक है, छुड़ा लिया गया। दे इम्पोज सेंसरशिप लॉ, उन्होंने सेंसरशिप लॉ इम्पोज किया, ठीक है। उसके बाद द मेमोरीज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कंटिन्यू टू इंस्पायर अनदर रेवोल्यूशन। देखो, अब जो मेमोरी था ये रेवोल्यूशन का नेपोलियन के साथ, तो इसमें क्या होता है, ये जीतने वाली कंट्री जो थी, ठीक है, मान लो आज नेपोलियन थे, ठीक है, तो ये जो जीतने वाली कंट्री थी वो क्या की, कंटिन्यू टू इंस्पायर अनदर रिवोल्यूशन, तो अनदर रिवोल्यूशन ना हो, ठीक है, अनदर रिवोल्यूशन ना हो, ठीक है, कुछ वैसा सिस्टम फिर से नेपोलियन की तरह कोई ना उठे और ना ही कोई वैसा करे। तो उन्होंने क्या किया, जीतने वाली कंट्री, जैसे मान लो जीतने वाली कंट्री क्या है, ये सब अपनी अपनी जगह बढ़ा लिया। जो टेरिटरी है, जैसे मान लो जो टेरिटरी है, ये मान लो फ्रांस है पूरा, तो इसके आसपास वो उन्होंने नया नया स्टेट फॉर्म कर दिया था, कंजर्वेटिज्म सब इन्होंने, ताकि वो उस पर कंट्रोल कर सके, ताकि फिर से वैसा सिचुएशन ना हो, ठीक है। टेटिस वे गिवन टू पुरसिया, द कंजर्वेटिव रिजाइन बस ऑटोक्रेटिक, वहाँ पे कंजर्वेटिव रिजाइन फिर से ऑटोक्रेटिक सिस्टम हो गया। उन्होंने सेंसरशिप लॉ को फॉलो स्टार्ट कर दिया, इम्पोज कर दिया था। द मेमोरीज ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन कंटिन्यू टू इंस्पायर फॉर अनदर रिवोल्यूशन, और जो फ्रेंच रिवोल्यूशन का जो मेमोरी था वो फिर से अनदर रेवोल्यूशन के लिए वो इंस्पायर करते थे, जिसके कारण से क्या किया था वहाँ के कंजर्वेटिव ने, वही मैंने बताया कि फ्रांस के आसपास में वो नए नए स्टेट फॉर्म कर दिए। मान लो कि नए नए स्टेट फॉर्म कर देते इसी तरह से, जिनका जितना टेरिटरी था वो नए नए स्टेट फॉर्म कर देते, ताकि उन पे वो कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो आपको ये ट्रीटी ऑफ वीना का पॉइंट बता देते, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन द ट्रीटी ऑफ वीना, ठीक है, एक्सप्लेन द ट्रीटी ऑफ वीना, ये एक क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली। फिर आपका एक यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर में। अभी फिलहाल तो जिस तरह से लॉकडाउन का सिचुएशन बना हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है, एक हु वाज द वीना कांग्रेस बाद होस्टेड बाय, वीना कांग्रेस मीटिंग जो होस्ट हुआ था उसके में चांसलर कौन थे, तो ऑस्ट्रियन चांसलर थे, कौन थे, ड्यू मेट्रिक वहाँ के जो मीटिंग के थे वो ट्रीटी ऑफ वीना के मीटिंग के चांसलर थे, ठीक है। तो आपको ये ट्रीटी ऑफ वीना ये पूरा पॉइंट हम बता दिए। अब यूरोप में कौन सा ऑर्डर सेट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात हो जाए, यही जो मेरे साथ साथ अब यूरोप में जो कौन सा लॉ ऑर्डर पास हुआ था, सेट हो गया था, जैसे सेंसर कंजर्वेटिव ऑटोक्रेटिक सेंसरशिप लॉ को नया ऑर्डर पास कर दिया गया। तो ये सब सिस्टम का पूरा ट्रीटी ऑफ बीना के नेपोलियन के हारने के बाद का सिचुएशन था, ठीक है। अब एक और बात है, कंजर्वेटिज्म रिजाइम क्या है वो हम बताते हैं, ठीक है। 1815 के बाद वो ऑटोक्रेटिक थी, राजा के पास पूरा कंजर्वेटिव रिजाइम क्या होता है, तो कंजर्वेटिव रिजाइम के बाद मतलब जो राजा थे उसके पास सारा पावर है, मतलब अपने हाथ में रखना चाहते थे, ठीक है। वो राजा क्या है, राजा अपने पास पूरा पावर रखना चाहते थे, कोई उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था, ठीक है। जिसके कारण से उन्होंने क्या कर दिया, कोई उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकता, सेंसरशिप लॉ को इम्पोज कर दिया था। जैसे यहाँ पे देखिए, सेंसरशिप लॉ को इम्पोज कर दिया, कोई उनके खिलाफ नहीं बोल सकता। ये सब सिस्टम को उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ये था आपका टॉपिक, द हु न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, ठीक है। ये पूरा आपको क्लियरली समझ में आ गया वो कंजर्वेटिव कौन है, वो क्या चाहते थे, ठीक है। नेपोलियन के हारने के बाद यूरोप में क्या सिचुएशन हुआ, ये सब। फिर ट्रीटी ऑफ वियना, उसमें क्या क्या एक्सप्लेन द ट्रीटी ऑफ वियना, फिर
जो वीना का मीटिंग था वो उसको कौन होस्ट कर रहे थे, ये सारा का सारा पॉइंट हमने आपको क्लियरली बता दिए, ठीक है। मेरे नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो है द रिवोल्यूशनरीज। इसमें हम लोग गिउसेपी मजीनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग को ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू।